हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनकम टैक्स में व्यापार अथवा पेशे के लाभ, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का व्यापार करके लाभ कमाता है तो ऐसे लाभों का या ऐसी आय को हम व्यापार अथवा पेशे की आय कहते हैं। पहला शब्द आता है व्यापार। जब कोई व्यक्ति माल बेचकर पैसा कमाता है तो उसे हम व्यापार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति विशेष योग्यता रखते हुए पेशेवर आय कमाता है, जैसे सीए के रूप में, डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में, तो ऐसी आय को हम पेशागत आय कहते हैं। एक आता है व्यवसाय वृत्ति, वोकेशन। ऐसा व्यक्ति जो पेशेवर योग्यता ना रखता हो, इसके पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री ना हो, लेकिन अपने काम में बड़ा इंटेलिजेंट हो, जैसे संगीत का काम है, कोई डांसर है। जरूरी नहीं कि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो, लेकिन वह व्यक्ति वोकेशनल है और वह भी व्यापार की श्रेणी में आएगा। तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में व्यापार, पेशा और वृत्ति तीनों को सम्मिलित किया जाता है। व्यापार अथवा पेशे में कुछ कर योग्य आय होती हैं, जैसे व्यापार और पेशे की माल विक्रय से आय। बिजनेस में हम जो भी व्यवसाय में माल बेचते हैं और माल बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे व्यापार और पेशे की आय कहा जाता है। कई बार व्यवसाय में दूसरे के माती क्षतिपूर्ति। यदि व्यवसाय में कोई अनुबंध तोड़ने से यदि आपको कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वह क्षतिपूर्ति व्यवसाय की आय मानी जाती है। व्यापारिक संघों की आय। एक व्यावसायिक अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी व्यक्तियों के समुदाय द्वारा अपने सदस्यों के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली आय को व्यापार अथवा पेशे की आय कहा जाता है। एक निर्यातकों को स्वीकृत आयात लाइसेंस की बिक्री से होने वाली आय भी व्यवसाय की आय मानी जाती है। यदि कोई व्यापारी अपने आयात लाइसेंस को बेचता है तो आयात लाइसेंस को बेचने से जो भी आय प्राप्त होगी उसे हम व्यापार पेशे की आय कहते हैं। पांचवा, भारत की किसी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्यातों के बदले में दी गई नगद सहायता, भले ही इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, यह नगद सहायता भी व्यापार पेशे की आय मानी जाएगी। छठा, किसी निर्यातकर्ता को वापस की गई अथवा वापस की जाने वाली उत्पाद शुल्क अथवा आय निर्यात कर की धनराशि व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जाती है। इसके अलावा एक्सपोर्टर को या निर्यातकर्ता को उपलब्ध ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना के अंतर्गत यदि कोई आय होगी तो उसे भी हम व्यापार अथवा पेशे की आय कहते हैं। एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र के हस्तांतरण से होने वाली आय भी व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जाती है। लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य। यदि किसी पेशेवर व्यक्ति को यदि कोई धनराशि प्राप्त होती है लाभ या अनुलाभ के रूप में तो वह व्यापार की आय मानी जाती है। इसके अलावा इसमें किसी व्यापार के किसी विशिष्ट ठहराव के अंतर्गत या एग्रीमेंट के अंतर्गत यदि कोई आय प्राप्त होती है तो उसे व्यापार अथवा पेशे की आय कहते हैं। मकान संपत्तियों की प्राप्तियां।
यदि कोई करदाता अपनी मकान संपत्ति का प्रयोग ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है जिसके लाभ कर योग्य हैं, तो ऐसे मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगता है। अर्थात ये है कि यदि कोई मकान व्यापार के लिए उपयोग में लिया जाता है तो वह व्यापार संपत्ति मानी जाती है और उस पर डेप्रिसिएशन में छूट मिल जाती है। अवैध व्यापार क्या है? आयकर की दृष्टि से व्यापार होता है, उसका वैध अथवा अवैध होना कोई मायने नहीं रखता है। यदि व्यवसाय से इनकम हो रही है, चाहे वो अवैध व्यवसाय से ही क्यों ना हो, वह कर योग्य होगी। प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त धनराशि। यदि व्यवसाय में किसी व्यक्ति का बीमा करवाया जाता है जिसका व्यवसाय के लिए महत्व ज्यादा है और उस व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने से या किसी कारण से यदि आय प्राप्त होती है बीमा कंपनी से या कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी आय व्यापार और पेशे की आय मानी जाती है। इसके अलावा भूमि, ख्याति, वित्तीय प्रलेखों को छोड़कर अन्य किसी पूंजी संपत्ति को गिरा देने से, नष्ट हो जाने से, प्रयोग में हटा देने से या हस्तांतरित करने पर नगद या वस्तु के रूप में यदि कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय व्यवसाय की आय मानी जाएगी। इसका तात्पर्य है कि ये सभी संपत्तियां व्यवसाय के लिए प्रयोग में या उपयोग में होनी चाहिए। सट्टा व्यापार के लाभ। सट्टे के जो लाभ होंगे यह भी व्यापार के लिए कर योग्य होते हैं। यहाँ सट्टे के व्यापार का मतलब होता है जैसे आपने बाजरे का सट्टा लगाया हो, चावल का सट्टा लगाया हो, मतलब किसान से आप उगती हुई फसल को खरीद लें और यदि आप उससे उगती हुई फसल को खरीद लेते हैं तो वह व्यापारिक सट्टा कहलाता है। हो सकता है कि उस उत्पादन कम हो, ज्यादा हो, तो आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है तो फायदा भी हो सकता है। ऐसी आयों को हम व्यापार अथवा सट्टे की आय कहते हैं। इसके अलावा यह होती है सामान्य आय। इसके अलावा व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगने संबंधी कुछ सामान्य बातें आती हैं। जैसे किसी व्यवसाय का संचालन यदि आप करते हैं तो आपको व्यापार अथवा पेशे की आय के अंतर्गत टक्कर देना होगा। सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर लगेगा। यदि आप एक सदी बिजनेस करते हैं तो आपको अलग अलग टैक्स नहीं लगता, आपको इकट्ठा टैक्स देना होगा। लेकिन वह व्यवसाय एक ही व्यापार संबंधित होना चाहिए। सट्टे के व्यापार के लाभ भी कर योग्य होंगे। व्यापार बंद होने पर स्थायी संपत्तियों की यदि विक्रय पर कोई लाभ होगा तो वह भी कर योग्य होगा। तीसरा बड़ा बिंदु, व्यापार अथवा पेशे के लिए गत वर्ष की जो अवधि होती है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च मानी गई है। चौथा बड़ा बिंदु, व्यापार की लेखांकन पद्धतियां। व्यापार में लेखांकन पद्धतियां 2 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पद्धति और रोकड़ पद्धति। व्यापारिक पद्धति में माल नकद के साथ साथ उधार भी बेचा जाता है, यानी कि यहाँ नकद एवं उधार दोनों प्रकार के लेन देन होते हैं। एक इसमें आता है रोकड़ पद्धति।
रोकड़ पद्धति में केवल व्यापार में नकद लेन देन को लिखा जाता है, उधार के लेन देनों का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगला बिंदु आता है कर योग्य देय लाभों की गणना। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा व्यापार की आय। यदि व्यापार और पेशे की आय की बात करते हैं तो व्यापार तथा पेशे की आय में, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, माल बेच के होने वाली आय, पेशे से आय, वृत्ति से आय, इसके अलावा व्यापार में यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या ठहराव तोड़ते हैं तो व्यापारिक अनुबंधों के फलस्वरूप होने वाली प्राप्त क्षतिपूर्ति, प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी, किसी भी लाइसेंस को या किसी भी एक्सपोर्ट लाइसेंस को यानी आयात निर्यात लाइसेंस के विक्रय से यदि आपको कोई आय प्राप्त होती है तो ये सभी आय व्यापार और पेशे कर योग्य आय मानी जाती है। अगला बिंदु आता है स्पष्टतया स्वीकृत व्यय। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो लाभ हानि खाते में डेबिट किए जाते हैं। अभी जो बताया मैंने कि ऐसी कौन कौन सी आय हैं, तो व्यापार की जो आय होती हैं वह व्यापार में या लाभ हानि खाते में क्रेडिट में लिखी जाती है, बाई साइड में लिखी जाती है। अगला बिंदु आ रहा है स्वीकृत व्यय, पांचवा बड़ा बिंदु। स्वीकृत व्यय का तात्पर्य होता है ऐसे व्यय जिन्हें आप लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखते हैं, अर्थात ऐसे व्यय जिन्हें आप लाभों में से घटाते हैं। या तो मैं ये कहूं कि लाभ हानि खाते में डेबिट होने वाले खर्चे स्वीकृत व्यय हैं, या मैं ये कहूं कि ऐसे व्यय जो लाभों में से घटाए जा सकते हैं, ऐसे सभी व्ययों को हम स्वीकृत व्यय कहते हैं। स्वीकृत व्यय में पहला आता है भवन से संबंधित व्यय। भवन से संबंधित व्यय में आएगा जैसे बिल्डिंग है, भवन मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो सकता है, उसका मेंटेनेंस हो सकता है, बिल्डिंग का बीमा हो सकता है, रखरखाव संबंधी व्यय हो सकता है, पुताई संबंधी व्यय हो सकता है, उसकी मरम्मत हो सकती है, उसका रेंट हो सकता है। अब जैसे उस बिल्डिंग अगर हमारी है तो डेप्रिसिएशन लाभ हानि खाते में डेबिट होगा, या लाभों में से घटेगा, स्वीकृत व्यय है। यदि बिल्डिंग हमारी नहीं किराए की है तो उसका रेंट हमारा खर्चा है, बिल्डिंग का रिपेयर है, मेंटेनेंस है, ये सभी प्रकार के जो व्यय होंगे ये लाभ हानि खाते में डेबिट होंगे, अर्थात लाभों में से घटाए जाएंगे। इसके अलावा अगला व्यय आता है स्वीकृत व्यय की लिस्ट चल रही है। स्वीकृत व्यय का दूसरा बिंदु फर्नीचर, प्लांट एवं मशीन की मरम्मत एवं बीमा व्यय। जो भी फर्नीचर है, प्लांट है, मशीन है, उसकी मरम्मत है, उसका बीमा व्यय है, ये सभी लाभ हानि खाते में डेबिट होंगे। डेप्रिसिएशन, जो भी स्थायी संपत्तियां हैं, इसके अलावा जो भी टेक्निकल नाउ हाउ है, इन सभी के व्ययों को भी लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाएगा। चाय, कॉफी, रबड़ विकास खाते की छूट, ये भी लाभ हानि खाते में डेबिट होंगी। वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय, ऐसे खर्चे जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काम में लिए जाते हैं, ये सभी व्यय भी लाभ हानि खाते में डेबिट किए जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जिसमें आता है यदि वैज्ञानिक अनुसंधान का व्यय आयगत व्यय है जो व्यापार प्रारंभ होने से 3 वर्षों से संबंधित है, ऐसे सभी आयगत व्ययों को लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाएगा। यदि पूंजीगत व्यय है तो ऐसे पूंजीगत व्ययों के संबंध में भी आपको छूट दी जा सकती है। अगली क्लास में हम इसको